गुड मॉर्निंग गर्ल्स। होम साइंस में हम नेचुरल डिजास्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हमने आपदाएं क्या होती है इस बारे में जान लिया था, और प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है हमने ये भी पता कर लिया था। और प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत हमने भूकंप को और बाढ़ को डिटेल में पढ़ लिया था। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं जो अदर नेचुरल डिजास्टर हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सूखा, धीरे धीरे आने वाली प्राकृतिक आपदा। जो इससे पहली वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो में हमने जो जाना था कि धीरे धीरे जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनमें सूखा होता है और अकाल होता है और स्थलीकरण होता है। तो हम सूखा के बारे में पढ़ेंगे। तो सूखा के कारण क्या है? अत्यधिक चराई तथा जंगलों की कटाई। पहला पॉइंट, अत्यधिक चराई तथा जंगलों की कटाई। तो देखिए पॉइंट में लिखा है अत्यधिक चराई, यानी चराई तो आप कर सकते हैं, करा सकते हैं, क्योंकि चराई जरूरी होती है। जानवर होते हैं तो वो क्या खाएंगे फिर, तो इसलिए चराई जरूरी है। लेकिन अत्यधिक चराई, जैसे किसी क्षेत्र में जैसे दुग्ध पालन का काम हो रहा हो, तो वहां पे जानवरों को अगर चरने के लिए छोड़ दिया जाए या फिर घास काट के उन्हें ज्यादा मात्रा में वो जानवर हो घास काट के खिलाती दी जाए, तो वहां पे अत्यधिक चराई बोला जाएगा उसको। तो ये नहीं करनी चाहिए। और जंगलों की कटाई ज्यादा नहीं करनी चाहिए। जो जरूरी पेड़ है तो वो तो काट सकते हैं, उन्हें तो गवर्नमेंट भी मना नहीं करती और वो अपने कर्मचारियों के द्वारा कटवाती है। लेकिन जब तक नए पेड़ ना आ जाए, नए पेड़ हमारे प्राकृतिक जो पर्यावरण है, हमारा इकोसिस्टम है, तो उसे स्थायी रूप प्रदान करने ना आ जाए, तब तक हमें पुराने पेड़ नहीं काटने चाहिए और वनों को हमें कटने से बचाना चाहिए। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो हमारा वायुमंडल है उसके तापमान का बढ़ना, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, कई कारण होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, लेकिन स्पेशली CO2 को इसका मुख्य कारण माना जाता है। तो ये इससे क्या होगा कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलते हैं तो अत्यधिक पानी आएगा नदियों में, और तो एक बार को तो ज्यादा जो हमारा पेड़ पौधे और ये फसलें ज्यादा उग जाएंगी, ज्यादा अच्छी पैदावार होगी ज्यादा। लेकिन जब वो ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो फिर जब पानी नहीं मिलेगा तब क्या होगा? तब तो अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, ये सारी चीजें होंगी ना। तो ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस पे हमें कंट्रोल लगाना है ग्लोबल वार्मिंग पे। और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो विश्व के देश बहुत प्रयास कर रहे हैं, कई ज्यादा संस्थाएं बनाई गई हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। और जैसे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन है, तो वो बहुत अच्छे काम कर रहा है, कई संगठन मिलकर काम कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। कृषि योग्य समस्त भूमि का उपयोग, तो ये इसका एक मेन कारण है। क्या होता है कि जो किसान है या फिर इंसान है, तो वो उनके अंदर एक लालची प्रवृत्ति पाई जाती है और ज्यादा से ज्यादा वो चाहते हैं कि पैदावार हम अपनी धरती माँ से ले लें। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, ज्यादा खाद डालते हैं, तो और जितनी भी उनके पास जमीन होती है तो उसको वो बो देते हैं। तो इससे होता क्या है कि उसका उपजाऊपन कम होता है मिट्टी का। क्योंकि पहले क्या होता था कि आप एक फसल लेने के बाद उसको खाली छोड़ देते थे, 6-6 महीने के लिए पड़ी रहती थी, कभी कभी 1 साल के लिए, तो उसमें फिर से वो एनर्जी रिगेन कर लेती थी जो हमारी सॉइल है, लैंड है। लेकिन अभी क्या होता है कि एक ही साल में 3-3, 4-4 उपज ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो उससे उपजाऊपन खत्म होगा मिट्टी का और उसमें सूखा बनाएगा। और तो ये भी मेन कारण है। और एक ये भी है कि जो जितनी ज्यादा आप भूमि बोओगे तो उतनी ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, और वो पानी ग्राउंड वाटर से लेगा किसान या फिर नदियों से लेगा, तो नदियों में भी पानी कम होगा, और ग्राउंड वाटर से अगर लेगा तो उसका जलस्तर कम होगा। और भारत में निरंतर ये जलस्तर कम होता जा रहा है। और एक जो विश्व की एक संस्था है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे
नंबर 2 पे है, अब 1 पे होने वाली है। तो इस तरह से हमारी जो पृथ्वी है वो हमारे इतने लोगों का भरण पोषण नहीं कर पाएगी, और लोग क्या करेंगे कि सारी मिट्टी में खेती कर लेंगे और उसमें सिंचाई करेंगे, पानी खत्म कर देंगे, बंजर बना देंगे मिट्टी को और सूखा पड़ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति होगी। इसलिए हमें पहले से ही अलर्ट हो जाना है, पहले से ही हर चीज़ को कंट्रोल कर लेना है, वरना प्रकृति अपने क्रूर हाथों से हमारा विनाश करेगी। ये नेचर का नियम है। अगर आप नहीं उसको सही से रखते हो तो नेचर खुद अपने क्रूर हाथों से सामंजस्य बिठा लेती है, और फिर वो ये नहीं देखती कि किसने उसका नुकसान किया है, कौन मासूम है, किसने उसको नुकसान नहीं किया है। तो सबको अपने संकट में आना पड़ेगा। नेक्स्ट है वर्षा का असमान वितरण। ये तो एक नेचुरल कारण है कि अगर कहीं पे क्या होता है, वर्षा कहीं तो है, देखिए कहीं मासिन राम है ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश हो रही है हमारे देश की, और एक है लेह लद्दाख, तो उसमें सबसे ज्यादा कम हो रही है। तो ये नेचर की अपनी देन है कि वो कितना कहाँ ज्यादा पानी दे रही है। और ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने भी ज्यादा, वहाँ पे पहले था पानी जब बारिश होती थी, लेकिन इस तरह का एटमोस्फेयर हो गया वहाँ का कि अब बारिश नहीं होती, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होते। राजस्थान में जाके देखेंगे तो वहाँ बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं, और जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, और जो क्या होगा कि वो पानी बारिश नहीं होगी। और देखा गया है कि जो तटवर्ती इलाके हैं तो उनमें समुद्र के पास है, तो वहाँ पे तटों पे बारिश होती है, बिकॉज जो वाष्पीकरण होता है तो उससे ज़्यादा बारिश होती है। और हमारे यहाँ पे जो दक्षिण पश्चिम मानसून है तो वहीं से बारिश अधिकतर आती है। तो ये जो क्षेत्र है इस एरिया में, जैसे कि राजस्थान है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब आएगा तो उसको अरावली की पहाड़ियाँ रोक लेंगी, और वो दूर है तो लास्ट में वहाँ पे मानसून जाएगा, इसलिए कम बारिश होती है। यानी नेचर है कि वो कितना विकसित कर रही है किसी जगह का वर्षा का। सूखा पड़ने के प्रतिकूल प्रभाव। तो सूखा पड़ने के प्रतिकूल प्रभाव तो यही है कि वहाँ पे अकाल पड़ेगा, लोग भूखे रहेंगे, खाना नहीं होगा, कुपोषण का शिकार होंगे। कुपोषण, अगर पैसे नहीं होंगे, खाना नहीं होगा, अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, कुपोषण होगा तो काम करने लायक नहीं रहेंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा, वहाँ की ग्रोथ नहीं होगी। और इस ऐसे जो इलाके होते हैं तो उस क्षेत्र के लिए तो वो एक धब्बा होते ही हैं पूरे देश में भी। अब तो ऐसा है कि एक जो विश्व है तो विश्व को एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम की तरह से तो एक ही गांव की तरह हो गया है पूरी दुनिया। तो एक देश में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो दूसरा देश उसकी बुराई करने पे लग जाता है। तो जो ह्यूमन रिपोर्ट आती है तो उसमें हमारे जो डिक्रीज किया जाएगा हमारी रैंक को इंडिया की, वैसे भी हमारी रैंक बहुत ज़्यादा कम रहती है हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, इस तरह से, तो वो बहुत नुकसान हो जाएगा हमें वर्ल्ड मैप पर, जो ग्लोबल मैप है तो उस पर हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसके प्रतिकूल प्रभाव तो देख लिया आपने कि बेरोजगारी होगी, भूखा होगा और कुपोषण होगा, वहाँ पे पैसों की कमी होगी, लोगों को काम नहीं मिलेगा। और यहाँ तक कि ऐसे जो सूखे इलाके होते हैं ना, जैसे विदर्भ है और यूपी का बुंदेलखंड है, महाराष्ट्र का विदर्भ है, तो यहाँ पे जो किसान है सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट जो है एक संस्था, और वो तो उन्होंने भी बहुत क्रिटिसाइज किया इंडिया के इस तरह के इवेंट को या इस तरह की घटनाएं होने को। और भारत में भी काफ़ी इन लोगों के लिए विरोध प्रदर्शन तो होता है, लेकिन कर क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तो प्राकृतिक भी होता है, कभी कभी मानव निर्मित भी होता है। मानव भी अंधाधुंध दोहन कर रहा है अपनी प्रकृति का, तो उससे भी ये सूखा आता है। सूखा संबंधी प्रमुख युक्तियां, यानी सूखे को हम कैसे रोक सकते हैं। ओके, तो इसमें हम देखिए हरित पट्टियां यानी पेड़ लगाने चाहिए, और उसके लिए कम से कम 35% किसी एरिया की भी जमीन के लिए पेड़ होने चाहिए। जो हमारी वो थी पर्यावरण नीति बनाई गई थी 1952 या 3 के लगभग, तो उसमें ये कहा गया है कि हम अपने लैंड का 33% पे पेड़ पौधे होंगे, वन होंगे। तो ऐसा नहीं है अभी। ओनली हमारे जो पृथ्वी है, हमारा जो देश के लैंड है, तो उसके ओनली 21.56 पे तो
वन है और कुछ पेड़ पौधे मिला के 24% अभी ये एरिया हुआ है। यानी हमें बहुत ज़्यादा आगे मेहनत करनी है ताकि हम उस गोल को अचीव कर सकें कि हम अपनी जो पूरी लैंड है हमारे देश की, तो 33% उस पर वन हो, पेड़ पौधे हो, तो तभी ये सब कुछ ठीक हो सकता है। तो हरित क्या बनाए? जल संचय करें, जैसे बारिश हो तो उसका संचय करें और ऐसा कुछ करें कि वो बारिश का पानी नीचे जाए और वो वेस्ट ना होने दें। तो ये क्योंकि बह के वो समुद्र में चला जाता है फिर वो फिर हमारे किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे जाके वो खारा पानी में मिल जाता है। लेकिन अगर इसको संचय कर लिया जाए तो ये शुद्ध पानी होता है, मीठा जल होता है, तो इसको हम खाने पीने इस तरह से भी यूज में ला सकते हैं अगर साफ सुथरी जगह में इसको इकट्ठा किया गया है तो। नेक्स्ट है प्राकृतिक तालाबों का निर्माण। ये प्राकृतिक तालाब होते हैं, कच्चे तालाब होते हैं, तो ये स्पेशली वर्षा का जल संचय करने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो जब बारिश हो तो उन तालाबों में उसको भर लेना चाहिए और जब उनकी जरूरत हो, जब बारिश ना हो, तब उनका प्रयोग करना चाहिए। और ये खेती के काम में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं प्राकृतिक तालाब, और अधिकतर ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। विभिन्न नदियों का आपस में जोड़ना, रिवर लिंकेज वाला मैंने बताया था आपको इससे प्रीवियस वीडियो में। ये बहुत अच्छा उपाय है कि नदियों को जोड़ दे, और 2005 से नदी जोड़ो परियोजना हमारी लाई भी गई है सरकार द्वारा और वो काफी सक्सेसफुल है। लेकिन सभी नदियां इसमें नहीं जुड़ी हैं। अब जो यहाँ पे प्रदेश हैं तो वो नदियों के जल के कारण लड़ते रहते हैं, खींचतान होती रहती है। और जैसे कावेरी जल विवाद है और कृष्णा जल विवाद है, इसमें कई विवाद हैं। उधर दूसरे देशों से भी हमारे जल विवाद चल रहे हैं, तीस्ता जल विवाद है और इधर सिंधु जल विवाद है, तो पानी की लड़ाई है। और बच्चों ये कहा जाता है कि जो चौथा विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के लिए होगा, तीसरा विश्व भी होगा, क्योंकि दो विश्व युद्ध हुए हैं, एक कोल्ड वार हुआ है, तो इसलिए मैं चौथा कह रही थी, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध होगा तो क्योंकि कोल्ड वार को विश्व युद्ध नहीं माना जाता। तो दो विश्व युद्ध हो चुके हैं, तो तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो वो पानी के कारण होगा, क्योंकि ऐसा है कि पानी की बहुत कमी होती जा रही है। और मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि वहाँ जो हमारा आर्कटिक जो लैंड है, आर्कटिक सागर, अंटार्कटिक का एरिया, तो उसमें बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर है। तो जो अरब के देश है वहाँ पे पानी नहीं होता, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से हिमशालाएं जो इतने बड़े बड़े यानी बर्फ की जो होते हैं पत्थर पहाड़ से, तो उनको उठा के लाया जाए और उसका पानी के रूप में प्रयोग किया जाए। तो इतना घमासान चल रहा है दुनिया में पानी के लिए। तो जो नदी जो हमारी है जल परियोजना में, अगर नदियों को जोड़ दिया जाएगा तो सभी नदियों में पानी हो जाएगा, फिर पानी की कमी नहीं पड़ेगी और सूखा नहीं पड़ेगा। भूमि का उपयोग, तो भूमि का उपयोग ज़्यादा ना करें, यानी कि एक सीजन में ज़्यादा फसलें ना दें और उनको थोड़े समय के लिए जो रीफर्टिलाइज होने के लिए, यानी उनके अंदर फिर से उत्पादकता हो पृथ्वी के अंदर, तो ऐसा करने दें। और उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा उसमें उर्वरक डाल के, फर्टिलाइजर डाल के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारी धरती है और ये तो है नहीं कि हमें ही यूज करनी है। हमें अगर अपनी आगे की पीढ़ी को अपने इस धरती को सुरक्षित देना है तो हमें चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा और इसमें हमें बहुत जागरूक रहना पड़ेगा, वरना अगली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। वो ये कहेगी कि हमारे पूर्वज हमारे लिए विनाश कर गए हैं, हमें कुछ नहीं दे के गए हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए ये हो गया हमारा सूखा, जो हमारा डिजास्टर था सूखा हो गया। अब आता है चक्रवाती तूफान, तीव्र गति से आने वाली प्राकृतिक आपदा। तो चक्रवाती तूफान बहुत तीव्र गति से आता है, ये प्राकृतिक आपदा है, ये भी नेचुरल डिजास्टर है। ये बहुत विनाशकारी होते हैं। भारत में ये चक्रवात देखिए इन्हें ना अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में से चक्रवात कहेंगे तो चक्रवाती मैंने इसका नाम लिखा है, लेकिन इसको अमेरिका में हरिकेन कहते हैं और क्या कहते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया में बिलीब्रीज कहते हैं और चाइना जापान में इसको टार्नेडो कहते हैं। तो ये क्या सामान्यतः समुद्र तटीय भागों में आया करते हैं, तेज हवाओं के साथ प्रचंड वर्षा भी होती है। ये सामान्यतः जो तटीय इलाके हैं ना तो उधर आते हैं, जैसे हमारे साउथ इंडिया का भाग, तो या फिर जो उससे जुड़े हुए हैं समुद्र से, जैसे हमारा उड़ीसा का तट है और ये बंगाल की खाड़ी है, इसमें
समुद्र से जुड़े हुए। तो ये नाम याद रख लेना कि हरिकेन अमेरिका, और टार्नेडो जापान और चीन, और चक्रवात भारत, और ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस। तो ये इनके नाम याद रखेंगे। सामान्यतः हवाओं की गति 400 किलोमीटर। सोचिए कितनी ज्यादा होती है हवाओं की गति। 100 किलोमीटर भी बहुत ज्यादा होती है, और ये 400 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा की इनकी रफ्तार होती है हवाओं की। और 1000 से 1500 मिलीमीटर बारिश होती है। इतनी बारिश होती है, 1000 से 1500 मिलीमीटर बारिश होती है। और क्या होता है, अल्प समय के लिए आते हैं। इस अल्प समय में जानवर को बहुत नुकसान करते हैं। बहुत कम समय के लिए आते हैं, लेकिन इतना जानवर का नुकसान कर देते हैं, कभी कभी तो पूरे एरिया को तबाह कर देते हैं। नेक्स्ट है सुनामी या समुद्री लहरें। तो सुनामी या समुद्री लहरें, नाम सुना होगा आपने सुनामी का। तो ये क्या होते हैं, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे इसको, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द है। ओके, जो दो शब्दों से सु अर्थात बंदरगाह और नामी अर्थात लहर से बना है। ये लहरें समुद्र में 15 मीटर या इससे भी ऊंचे तक उठती है। सोचिए समुद्र में कितनी ऊंचाई तक उठती है, 15 मीटर या उससे भी ऊंचे। तो ये लहरें उठती हैं, और ये क्या तटवर्ती इमारतों, वृक्षों आदि को नष्ट कर देती हैं। और बच्चों मुझे तो मेरी याद में तो है 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। तो उसने जो दक्षिण एशिया के देश हैं, तो 11 देशों में इतना तूफान मचाया था, इतना आतंक मचाया था कि बहुत लोग मर गए थे, कई लाख लोग मर गए थे। और हमारे भी जो साउथ इंडिया के देश हैं, जिसमें से एक केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे थे, इनमें भी बहुत लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये बहुत विनाशकारी सुनामी थी। और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं लोग, तटों पर रहने से भी डरते हैं। तो ये इससे बचना चाहिए। सुनामी के लिए कुछ ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि पता चल जाता है थोड़ा सुनामी आने वाली है, तो जल्दी से उस एरिया से अगर लोगों को हटा लिया जाए तो जानवर का कम नुकसान होगा। नेक्स्ट हमारा है आग लगना या अग्निकांड, लापरवाही जनित दुर्घटना। तो कभी कभी देखिए आग नेचर की वजह से लग जाती है, क्योंकि जैसे उसमें अमेज़न के जंगल है ब्राजील में, यानी साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, और ऑस्ट्रेलिया में जो जंगल है, तो उनमें नेचर की वजह से भी आग लग जाती है। क्योंकि वो पत्तियां सूख जाती हैं, तो जरा से ही धूप बहुत तेज से भी या चिंगारी से वो आग पकड़ लेते हैं। और इस बार तो इस साल 2019 से लेके मार्च 2020 तक भी ब्राजील के जंगलों की आग नहीं बुझी थी। बहुत बड़े स्केल पे जंगल खत्म हुए थे, और इसमें बहुत ज़्यादा जानवर मर जाते हैं, पेड़ पौधे जल जाते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में तो इतनी भयानक आग लगी कि बहुत ज़्यादा 50 करोड़ जानवर लगभग मर गए, और बहुत नुकसान हुआ। और इंसान भी लगभग 50-60 लोग भी जान चली गई थी। तो ये बहुत भयानक रूप ले लेती है। तो ये देखिए अग्नि जरूरी भी है, क्योंकि जब इंसान को आग का ज्ञान हुआ और उसने पका हुआ खाना शुरू किया, तो तभी से सभ्यता का विकास माना जाता है। तब उससे पहले तो असभ्य था, वो जानवर की तरह था, क्योंकि जानवर जैसे कच्चा मांस खाते तो जानवर कहलाते हैं। तो पका हुआ जो खाना खाने लगा तो इंसान सभ्य कहलाने लगा। तो फिर सभ्यता के उसमें कदम रखा युग में, तो ये हमारे लिए अच्छा भी रहा। लेकिन अगर जरा सी लापरवाही से क्या दुर्घटना हो सकती है इसमें। तो अग्नि का उपयोग मानव आदिकाल से कर रहा है। अग्नि यदि नियंत्रण में रहे तो मानव की सबसे अच्छी सेवक है या मित्र है। यदि मानव के नियंत्रण से यह निकल जाए तो उस अवस्था में यह सबसे बड़ी शत्रु है। यानी जब तक हमारे कंट्रोल में है, हमारी मित्र है, हमारी सेवक है, तो सही है। अगर हमारे कंट्रोल से बाहर है तो सबसे बड़ी शत्रु हमारी है, ये संहारक बन जाती है। प्रत्येक वर्ष अग्नि हजारों लोगों की जान ले लेती है और बहुत से लोगों को अपाहिज कर देती है। और ये मुख्य जो स्पेस की मैंने बताया कि नेचर के भी कारण है और मानव के कारण भी है। मानव की लापरवाही से अग्नि लग सकती है। और इसके क्या कारण हो सकते हैं? मानवीय लापरवाही, मानव लापरवाह होता है, कभी गैस को बंद नहीं करते, वो खुली रह जाती है और उसमें आग लग जाए तो पूरा घर और लोग भी, इंसान की जान चली जाती है। और बिजली के दोष करंट फिटिंग, तो उसमें अगर फिटिंग दोषपूर्ण है तो उसमें वायर से
टच करके सर्किट का जल जाते हैं और आग लग जाती है, ये कारण है। ज्वलनशील पदार्थों के प्रति लापरवाही, जैसे पेट्रोल या फिर मिट्टी का तेल, इस तरह से ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, उनके प्रति अगर जरा सी लापरवाही करो, गलत जगह पे रख दो और जरा सी चिंगारी उनको मिल जाए तो बहुत भयानक रूप से वहाँ आग लग सकती है। तो ये इसके आग लगने के बहुत सारे कारण हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। मैंने इसमें जो आपको नेचुरल डिजास्टर पढ़ाए हैं, भूकंप, बाढ़ और सूखा, धीरे धीरे आने वाली आपदा, और हमारा सुनामी और चक्रवात और अग्निकांड, तो इनको आप याद कर लेना। और इसमें आपदा का अर्थ भी याद करेंगे और प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी होती हैं उन्हें याद करेंगे। जैसे मैंने डिटेल में जो किया है उनके नाम याद रखेंगे, सभी को याद रखेंगे, क्योंकि शॉर्ट में पूछा जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए, या डिटेल में पूछ सकते हैं भूकंप जो प्राकृतिक आपदा है तो उसका कारण बताइए या फिर उससे बचने के उपाय बताइए, यानी कई तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिए, ये आपकी कॉन्सेप्ट समझ आएगा। उसके बाद मैंने आपको PDF जो सेंड की है उसे पढ़िए। तो बच्चों आपको ये कैसी